कहा था कि स्थिति स्थिति व उच्चावच संबंधी कारक। और दूसरा जो भाग था वो था वायु या पवन तथा वायुदाब संबंधी कारक। ठीक है, ये बात चल रही थी। और इसके अंतर्गत पहले भाग के अंतर्गत अपन ने 3 कारकों को पढ़ लिया था, जिसमें पहला कारक का नाम बोला जाए तो पहला कारक था अक्षांश। अक्षांश, और अक्षांश को अक्षांशीय स्थिति भी कहते हैं। अक्षांश भी आ सकता है या अक्षांशीय स्थिति भी आ सकता है। और अक्षांश के आधार पर आपने डिफाइन कर दिया था भारत की जलवायु को कि दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और उत्तरी भारत की जलवायु शीतोष्णकटिबंधीय है, जिसको आप कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अक्षांश का नाम नहीं देकर यदि ज्यामितीय शब्द भी दे दे तो ज्यामिति का मतलब भी अक्षांश देशांतरी होते हैं। ज्यामिति का मतलब भी क्या होता है? अक्षांश और देशांतरी होते हैं। उसके बाद में जो अपन ने दूसरा कारक पढ़ा था, दूसरा कारक था अपना हिमालय पर्वत, जो मुख्य रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। आपने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, जो ध्रुवीय या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और इधर से दक्षिण से चलने वाली या हिंद महासागर से या अरब सागर से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं उनको रोककर वर्षा करवाता है, जिससे टेम्परेचर गिरता है। और टेम्परेचर गिरता है तो दक्षिणी भारत से मिलती जुलती जलवायु क्रिएट होती है, और वो जलवायु होती है उपोष्णकटिबंधीय। अक्षांश के आधार पर शीतोष्ण उत्तरी भारत में, और किसके आधार पर? हिमालय पर्वत के आधार पर आपने उत्तरी भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु बता दिया था। इसके बाद में जो तीसरा अपना तत्व था वो था समुद्र से दूरी, समुद्र तट से दूरी। और समुद्र तट से दूरी का मतलब यह था, आपने भारत का मानचित्र देखा था और इस मानचित्र में यह कहा था कि ये पोरबंदर है, पोरबंदर, और पोरबंदर से लेकर इधर कोलकाता है, कोलकाता। और कोलकाता तक का जो ये भाग है, यहाँ का पूरा भाग, ये वाला जो भाग है, ये सारा भाग 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। जिसमें आपने ये कहा था कि ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, ये अरब सागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ भाग है। अतः जल का स्वभाव ये होता है कि वो अधिक समय से तो क्या होता है? ठंडा होता है, और अधिक समय ही गर्म होने में लेता है। क्यों लेता है? जिसका रीजन मैंने कहा था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्र में जो प्रवेश करती हैं वो अत्यधिक गहराई पर करती है, जिसके कारण समुद्र की बहुत मोटी एक लेयर, उसको गर्म होने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए वो थोड़ा समय लेता है। ठंडे होने में भी उतना ही क्या लेता है? समय लेता है। जबकि स्थल भाग की ओर बात करें तो स्थल भाग में 1 मीटर की गहराई, 1 मीटर का गहराई का मतलब है लगभग 3.25 फीट, उसकी गहराई में सूर्य की किरणें जल्दी से प्रवेश कर जाती हैं और स्थल खंड जल्दी से गर्म हो जाता है। और जब वो ठंडा होता है तो पार्थिव किरणें जल्दी से उसमें से क्या है? 1 मीटर की गहराई से जल्दी से निकल जाती हैं और वो अचानक से क्या होता है? ठंडा होता है। यही कारण है कि उत्तर पश्चिम भारत में आप देखोगे तो पूरा का पूरा मरुस्थलीय इलाका है, जहाँ पर रेतीली बालू मिट्टी है, और वहाँ पर सूर्य की किरणें 1 घंटे में यदि वहाँ पर अपना प्रकाश डाल रही हैं तो वो अत्यधिक तीव्र गर्म हो जाएगा, और दोपहर तक जाते जाते वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा। लेकिन आप रात को, उसी रात को जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान था, उसी रात को यदि ग्रीष्म ऋतु की रात को आप देखेंगे तो तापमान गिरकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, और सुहावनी रातें हो जाएंगी, जो आनंददायक रातें होती हैं वहाँ के रहने वाले या निवासियों के लोगों के लिए। ये कारण होता है किसका? समुद्र से अधिक दूर होने के वजह के कारण है। इसका मतलब है कि स्थल और जो जल का स्वभाव है ये भी क्या करता है? प्रभावित करता है। जिसके आधार पर आपने ये कहा था कि ये दक्षिण भारत की जो जलवायु है, जिसमें आपने कहा था कि ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा से लेकर पूरा का पूरा दक्षिण भारत तक का ये भाग है, इस भाग में विषम जलवायु है। इसमें कौन सी जलवायु है? विषम जलवायु है। और इसका ऊपर का भाग है, वहां पर सम जलवायु है, सम जलवायु है। और सम जलवायु का मतलब ये था कि सॉरी यहां पर सम जलवायु है और यहां पर विषम जलवायु है, यहाँ पर विषम जलवायु है। और जिसका रीजन ये बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा भाग समुद्र के क्या है? नजदीक है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे स्थलखंड के अंदर की ओर, तो यहाँ पर विषम जलवायु आपको देखने को मिलेगी।
और उसमें भी मैंने ये बहुत से शहरों के नाम लिखाए थे, जिसमें पोरबंदर है, मुंबई है, मार्मा गोवा है, कोची है, तिरुवनंतपुरम है, तूतीकोरन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, उत्तरी सरकार का तट है, कोरोमंडल तट है, ठीक है, काठियावाड़ का तट भी है, और कोई भी नगर हो सकता है जो तट के आसपास में है, तो वो सम जलवायु के, ठीक है ना, सम जलवायु वाले जोन में रहेंगे। और इससे आगे जाएंगे अपन उत्तर भारत की ओर, तो जैसे मैंने नाम बताए थे शहरों के, अंबाला है, अमृतसर है, लुधियाना है, कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, ये सारे के सारे भाग हैं, ये सारे के सारे स्थल खंड बहुत दूर है, समुद्र से बहुत दूर है, उनकी दूरी ज्यादा है, जिसके कारण वहां पर विषम जलवायु क्रिएट होती है। और इसमें भी मैंने ये कहा था कि इसका जो ये बीच का भाग है, जो जैसे जैसे आप तट से अंदर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप तट से अंदर की ओर जाएंगे, तो आपको जलवायु थोड़ी सी भिन्न प्रकार की मिलेगी। इसका मतलब है कि सम जलवायु का प्रभाव अंदर की ओर जाते जाते कम होता है, जिसको आप भूगोल के अंतर्गत, जिसमें आप क्लाइमेटोलॉजी यदि पढ़ते हैं, तो उस क्लाइमेटोलॉजी में एक शब्द आता है कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्रिएट होती है। कौन सी जलवायु? महाद्वीपीय प्रकार की। वहां महासागरीय और महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु पढ़ते हैं, तो उसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्रिएट होती है जैसे जैसे आप तट से अंदर की ओर जाते हैं, जिसको कहते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। इसका मतलब है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब है कि धीरे धीरे वो जलवायु विषम होने लगती है। कैसे होने लगती है? विषम होने लगती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, पूरा का पूरा कर्क रेखा का जो दक्षिण का भाग है भारत का, वो सम जलवायु के प्रभाव में औसत रूप से रहता है। और मैंने उदाहरण बताया था कल, ठीक है, कि दक्षिण भारत में स्पष्ट ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं। और एक उदाहरण बताया था तिरुवनंतपुरम का, जो केरल में है। मैंने कहा था कि शीत ऋतु के दौरान यहाँ का जो तापमान है वो 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और जबकि सर्दियों का तापमान, ग्रीष्म ऋतु का तापमान देखेंगे तो वो तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ज्यादा अंतर होता नहीं है, इसका मतलब है स्पष्ट ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे चौथे कारक की, और चौथा कारक है ऊंचाई। ऊंचाई, और ऊंचाई को कई बार उत्तुंगता भी कहते हैं। उत्तुंगता, कई बार ये शब्द भी काम में ले लिया जाता है, उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब यही ऊंचाई होता है। और ये ऊंचाई हमेशा समुद्र के तल से मापी जाती है। ध्यान रखना, जो ऊंचाई की बात करेंगे ना, ये ऊंचाई समुद्र के तल से होगी, न कि आप जिस मैदान पे खड़े हैं उस मैदान से आप फीता लेकर चले जाओ पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए, और मैं कह दूं कि अरावली पर्वत 930 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है, और आपने फीता लेकर नाप लिया और वो आपको 930 नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप आके मुझे कहोगे सर आपने तो गलत बताया, हम तो नाप के आए हैं आज, ठीक है ना, तो वो बात क्या है, गलत हो जाएगी। वो इसलिए गलत हो जाएगी कि जो ऊंचाई 930 मीटर की अरावली की बताई है, वो समुद्र के तल से ऊंचाई है, और समुद्र के तल में और मैदानी भाग में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और वो डिफरेंट आ जाएगा, कम से कम 200 मीटर का डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि समुद्र का तल 200 मीटर नीचे रहता ही रहता है, ठीक है ना, औसत रूप से बता रहा हूँ। तो वो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ मैं नहीं भी लिखूं तो आपका सीधा अर्थ ये होना चाहिए कि ऊंचाई समुद्र के तल से है। और उत्तुंगता, आने वाले समय में ऐसे शब्द काम में लिए जाएंगे, ठीक है ना, एग्जामिनर को फंसाना होगा तो वैसे शब्द काम में लेगा, इसलिए मैंने ये शब्द भी लिख दिया है। इसको कहते हैं उत्तुंगता, वो जो ऊंचाई को ही दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ऊंचाई को। और ये कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो देखो। एक मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सी बातें बताऊं कि आप सौभ मंडल, यदि आपने नाम सुना हो, सौभ मंडल, सौभ मंडल, और सौभ मंडल की जो ऊंचाई है वो धरातल से होती है औसत रूप से 13 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक होती है? 13 किलोमीटर तक की औसत ऊंचाई होती है सौभ मंडल की। और सौभ मंडल का एक नियम है कि सौभ मंडल में यदि आप धरातल से, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो 165 मीटर पर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने यदि 165 मीटर की दूरी ऊपर की ओर तय कर ली, वायुमंडल में आप ऊपर चले गए, तो आपको नीचे के हिसाब से या नीचे की तुलना में आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तापमान क्या मिलेगा? कम। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान कम मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि आप पहुंच गए तो आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है, आप धरातल से ऊपर की ओर गए तो आपको 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो गया, फिर आप 165 मीटर ऊंचाई पे चले गए तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 2 कम हो गया। कितना कम हो गया? 2।
इस प्रकार से सौभ मंडल में, ये घटना सिर्फ सौभ मंडल में होती है, ये घटना सिर्फ कहां पर होती है, सौभ मंडल में। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये घटना सौभ मंडल में क्यों होती है, उसके आगे ये नियम लागू नहीं होगा, उसके आगे की जो परत है ना वायुमंडल की, वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। उसके दो रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन तो यह है कि सौभ मंडल के अंतर्गत जो वायु की जो सघनता है, हवाओं की जो सघनता है या वायु का जो भार है वो सघन होता है, इसलिए वो तापमान का शोषण भी क्या करते हैं, ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, नीचे की ओर ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु विरल हो जाएगी, वायु क्या हो जाएगी, विरल, और उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी अवशोषण की। पहला कारण तो यह है। लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव जो कारण है वो पार्थिव विकिरण का होता है कि धरातल से जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो धरातल से पार्थिव विकिरणें निकलती हैं, और पार्थिव विकिरणें ही अपने वायुमंडल को सबसे ज्यादा गर्म करती हैं। आपके गलतफहमी ये हो कि सूर्य की किरणों के द्वारा अपना वायुमंडल गर्म होता है, तो शायद गलतफहमी है। पार्थिव विकिरणें जो सूर्यास्त के बाद में जो पार्थिव विकिरणें निकलती हैं, वही पार्थिव विकिरणें अपने वायुमंडल को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। तो संवहन के रूप में जो धाराएं चलती हैं वो धाराएं क्या करती हैं कि सौरमंडल तक के भाग को ही क्या करती हैं, गर्म करती हैं। तो नीचे जैसे ही निकलती हैं तो नीचे तापमान थोड़ा ज्यादा होगा, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे संवहन धाराएं ऊपर की ओर चलेगी, और आप भी ऊपर की ओर चल रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर आप पहुंच गए तो तापमान आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिलेगा। इसको कहते हैं, इस नियम को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है ना, तापमान की सामान्य ह्रास दर। इसका नाम क्या दिया जाता है, तापमान की सामान्य ह्रास दर, तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है इसे, और इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है। और ये नियम लागू होता है सिर्फ सौर मंडल में, और सौर मंडल की ऊंचाई कितनी बताई है, 13 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्थान जितना नीचा है वहां पर तापमान उतना ही ज्यादा पाया जाएगा, और जो स्थान समुद्र तल से जितना ज्यादा ऊंचा है, ठीक है ना, जितना ज्यादा ऊंचा है वहां पर तापमान क्या पाया जाएगा, कम, और नीचा है वहां पर तापमान क्या पाया जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब है कि ऊंचाई और तापमान में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है, विलोमानुपाती। अब एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। यदि अपन उदाहरण की बात करें भारत की, तो एक शहर है जिसका नाम है आगरा, आगरा, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं यूपी का क्या है, प्रमुख शहर है आगरा, ठीक है। और एक दूसरा शहर और बताता हूं मैं आपको जिसका नाम है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग किस राज्य का प्रमुख पर्यटक शहर है, पश्चिम बंगाल का। किसका है, पश्चिम बंगाल का। और आप दोनों को देखेंगे ना, आगरा को और दार्जिलिंग को, तो दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, दोनों क्या है, एक ही अक्षांश पर। तो फिर जलवायु भी सेम होनी चाहिए ना अक्षांशीय आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आगरा मैदानी इलाके में है, आगरा किस इलाके में है, मैदानी इलाके में। और ये दार्जिलिंग कहां पर है, मध्य हिमालय में है, जिसको आप लघु हिमालय कहते हैं। कहां पर है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है। ये पहाड़ी इलाका है और ये मैदानी इलाका है, तो ऊंचाई इसकी क्या है, कम है, ऊंचाई इसकी क्या है, कम, और ऊंचाई इसकी क्या है, ज्यादा। दोनों में से तापमान कम कहां पाया जाएगा, दार्जिलिंग में। कहां पाया जाएगा, दार्जिलिंग में। और यदि इसी समय की बात करूं मैं, इसी समय की बात करूं जो अभी शीत ऋतु चल रही है, और दिसंबर और जनवरी के महीने में दार्जिलिंग का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जबकि आगरा का तापमान इसी समय की आप बात करेंगे तो आपको 16 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। इसका मतलब है कि ऊंचाई ने तापमान को क्या किया है, प्रभावित किया है, और तापमान जलवायु को क्या करता है, निर्धारित करता है। सही, ठीक है। इसको लिख लें आप एक बार, इसको लिख लें, हेडिंग डाल लें, चौथा कारक लिखे ऊंचाई या उत्तुंगता, ऊंचाई या उत्तुंगता, ऊंचाई या उत्तुंगता। इसमें लिखें वायुमंडल में, वायुमंडल में वायुमंडल में समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से
प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 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 अर्थात 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, या ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ताप पतन दर भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, तीसरा नाम और है, ताप पतन दर भी कहते हैं। ताप पतन दर भी कहते हैं। लिख लिया? जैसे उदाहरण लिखा रहा हूं अब इसका। जैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखना उदाहरण को। जैसे आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी दोनों के तापमान में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि आगरा मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है। वहीं दार्जिलिंग ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल कर लो, लघु या मध्य हिमालय का भाग
लघु या मध्य हिमालय का भाग, लघु या मध्य हिमालय का भाग होने के कारण, शीत ऋतु में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है। लिख लिया। एक दूसरा उदाहरण और बता देता हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना नहीं है, उदाहरण एक ही काफी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसका मतलब आप ये समझे कि अत्यधिक ऊंचाई पर कोई स्थान है तो वहां तापमान क्या पाया जाएगा, कम, और यदि कोई धरातल के पास में है या कम ऊंचाई पर कोई स्थान है तो वहां तापमान क्या पाया जाएगा, अधिक। आगरा के लिए आपने कहा कि मैदानी क्षेत्र में है, कम ऊंचाई पर था, 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिला शीत ऋतु में। आपने कहा कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख पर्यटक शहर है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है, जो आपको पता है, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है कि मध्य हिमालय लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 45, ठीक है ना, 4500 मीटर की ऊंचाई रखती है या ऊंचाई रहता है। उस ऊंचाई के कारण वहां पर टेम्परेचर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, और उसी की वजह है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रखता है। किससे, आगरा से। एक राजस्थान का उदाहरण बताता हूं, अपन जयपुर के निवासी हैं और राजस्थान का पता होना चाहिए। माउंट आबू सिरोही और झालावाड़ दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। माउंट आबू सिरोही और झालावाड़ दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन दोनों के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर का मतलब है कि माउंट आबू सिरोही में तापमान कम है और झालावाड़ में तापमान क्या है, ज्यादा। झालावाड़ कहां पर है, पठारी इलाके पर है, और माउंट आबू जो सिरोही वाला भाग है वो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है या पठारी इलाके पर भी है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई रखता है। इसी वजह से वहां पर तापमान कम है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है। कहां पर है, माउंट आबू में। और झालावाड़ समुद्र तल के पास में है, इसलिए झालावाड़ में तापमान क्या है, ज्यादा है। ये दूसरा उदाहरण है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका जवाब देना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन से शहर में या किस स्थान पर सबसे कम तापमान पाया जाएगा। किस तापमान की बात हो रही है, किस स्थान पर सबसे कम तापमान पाया जाएगा, बताओ। सबसे कम तापमान कहां पर पाया जाएगा, श्रीनगर और शिमला। और इसका मतलब यह हुआ कि ये तो आपने क्रॉस कर दिया, ये तो नहीं हो सकते, तो फिर कौन हो सकते हैं, श्रीनगर हो सकता है या शिमला हो सकता है। और एग्जाम में अभी तो आप इतना कंफ्यूज हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो इससे ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे आप, और फिर वहां पर दिमाग सही बात को नोट आउट नहीं करता, गलत के ऊपर ज्यादा चलता है। ब्रेन ही ऐसा है इंसान का, गलत बातें जल्दी से पकड़ में आती हैं माइंड के, ठीक है, सही बातें जल्दी से पकड़ में नहीं आती, और यही पकड़ में आएगा लास्ट में जाते जाते, श्रीनगर। और श्रीनगर मैदानी इलाके में एक घाटी में है, घाटी के बिल्कुल तल में है श्रीनगर, कश्मीर घाटी में है श्रीनगर पूरा का पूरा, और वो बहुत नीचे है। श्रीनगर का मतलब ये नहीं है जम्मू कश्मीर में है तो बहुत ऊंचाई पर है, ऐसा नहीं है। और ये वाला भाग है शिमला, ठीक है ना, ये पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा, और पर्यटक स्थल है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो तापमान है वो सबसे क्या पाया जाएगा, निम्न तापमान पाया जाएगा, सबसे कम। और उसका रीजन क्या है कि ये केस में है, ये कश्मीर घाटी में है, इसका रीजन यही है, ये कश्मीर घाटी में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप उतार लें, ये कश्मीर घाटी में है, क्वेश्चन को उतार लें एक बार, थोड़ा सा पता रहेगा आपको। इस क्वेश्चन को कौन सा कारक डिफाइन कर रहा है, ऊंचाई। क्वेश्चन लिख लो। इसका मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए, मैप का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा इलाका कहां पर है, यह पता होना चाहिए।
और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे उठा के नहीं लाया हुआ है, मन से नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया और सबसे ज्यादा लोगों ने इसका आंसर क्या किया, श्रीनगर, यही किया है, इसलिए बताया क्वेश्चन को। लिख लिया, ये सारी बातें लिख ली, ये कश्मीर घाटी में है और शिमला निम्न तापमान रखता है, ठीक है ना, ऐसे लिख देना निम्न तापमान, और उसका कारण क्या लिखोगे, ऊंचाई, ऊंचाई के कारण, ऐसे लिख देना ऊंचाई के कारण, ऐसे क्वेश्चन को लिखना आप, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन आपको और हल करना है, ठीक है। अमृतसर, उतार लो इसको, मेरे साथ ही उतार लो, समय अधिक नहीं लगे। लखनऊ, आगरा, मुंबई, मैं अशुद्ध लिखता हूं, ध्यान रखना, थोड़ा सा अशुद्धि का ध्यान रखना विशेष तौर से, मुंबई, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, ऑप्शन ही बताया है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि इन चारों स्थानों में से भिन्न प्रकार की जलवायु कौन रखता है, भिन्न प्रकार की जलवायु कौन रखता है, ये बताना है, बताओ बताओ, आपने पढ़ा है ना, भिन्न प्रकार की जलवायु कौन रखता है, मुंबई रखता है। कैसे रखता है, अमृतसर कहां पर है, स्थलखंड का भाग है, आगरा स्थलखंड का भाग है, लखनऊ स्थलखंड का भाग है, और ये समुद्र का तटीय इलाका है, इसका मतलब है कि समुद्र से दूरी की बात की है, समुद्र से दूरी की बात की है, और समुद्र से दूरी के कारण यहां पर सम जलवायु है, यहां पर तो क्या है, सम जलवायु, यहां पर सम जलवायु है, और ये सारे के सारे भाग हैं, ये सारे भाग क्या रखते हैं, विषम जलवायु, विषम जलवायु, इसको भी क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लें, विषम जलवायु, ठीक है, सारे के सारे भाग विषम जलवायु को रखते हैं, ये सम जलवायु, और यहां पर कारण लिख देना, कारण समुद्री तट से दूरी, ऐसे कारण लिख देना, समुद्री तट से दूरी, लो लिख लो, लिख लिया। नेक्स्ट चले, अगला कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 5वां कारक है स्थल व जल का वितरण, वो समुद्र से दूरी वाला कारक अलग है, ये कारक अलग है, ध्यान रखना, ये कारक अलग है, स्थल व जल का वितरण, स्थल व जल का वितरण, देखो एक बार इधर डायग्राम में ध्यान देना आप, ये स्थल भाग है, ठीक है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा स्थल भाग है, और ये वाला भाग है जहां पर है समुद्र, ठीक है, और यहां पर भी समुद्र है, और यहां पर भी क्या है, समुद्र, यहां पर अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी है, यहां हिंद महासागर है, ठीक है, और ये स्थल भाग है, और आपको ये पता है कि स्थल का स्वभाव कैसा होता है, जल का स्वभाव कैसा होता है, स्थल का स्वभाव होता है जल्दी से गर्म होना, जल्दी से ठंडा होना, और जल का स्वभाव होता है देर से ही तो गर्म होना, देर से क्या होना, ठंडा होना, और इस कारण से स्थल और समुद्र के दोनों के विभेदी तापमान के कारण, विभेदी का मतलब है तापमान का अंतर, दोनों के विभेदी तापमान के कारण वायु दाब के अंतर्गत क्या आता है, बदलाव, और वायु दाब के कारण जब बदलाव आता है उससे पवनें चलती हैं, और पवनें किधर चलेगी,
कम दाब से उच्च दाब से कम दाब की ओर पवने चलेगी, जो किसको प्रभावित करती है, तापमान को प्रभावित करती है, आर्द्रता को प्रभावित करती है, और उससे तापमान आर्द्रता प्रभावित हो गए तो फिर जलवायु सीधी सीधी प्रभावित हो जाती है। जैसे अपन भारत की बात करें, ये पूरा का पूरा स्थलखंड है, ये पूरा का पूरा स्थलखंड है, और अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। किस ऋतु की? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये जो आपका भाग है स्थलखंड, ये स्थलखंड अत्यधिक क्या हो जाएगा? गर्म। अत्यधिक क्या हो जाएगा? गर्म। और यहां पर गर्म हो गया तो यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि आपने कहा कि तापमान और वायुदाब का विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। यहां पर मैंने लिख दिया टेम्परेचर को, मैंने लिख दिया टी, तीर का निशान ऊपर की ओर कर दिया। इसका मतलब है कि स्थल जल्दी से गर्म हुआ तो तापमान क्या हो गया? ज्यादा, और तापमान ज्यादा हुआ तो फिर वायुदाब क्या होगा? कम। उल्टा संबंध है। और वायुदाब को कहते हैं इंग्लिश में प्रेशर, और प्रेशर क्या हो गया? कम। तीर के निशान से पता चल रहा है आपको? यहां पर क्या है? समुद्र, और समुद्र पे यहां पर टेम्परेचर क्या है? क्योंकि आपको पता है जल का स्वभाव कैसा है, लेट गर्म होगा, बहुत देर से गर्म होगा, इसका मतलब है ठंडा है, और ठंडा है तो तापमान क्या है? कम। और तापमान कम को आप इस तीर के निशान से ऐसे कर देते हैं चिन्हित, ठीक है। तापमान कम है तो वायुदाब कैसा होगा? अधिक होगा। वायुदाब को आप कह रहे हैं प्रेशर, और प्रेशर क्या है? ज्यादा, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये हाई प्रेशर जनरेट हो गया। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हाई प्रेशर। और टेम्परेचर कैसा है? लो, ठीक है ना, लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है? कम है। और यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है? लो प्रेशर है, और टेम्परेचर क्या है? यहां पर हाई है। अब बताओ हवाएं किधर से किधर चलेगी? इसका वायुदाब को देखना है, अब तापमान को नहीं देखना, क्योंकि आपने कैलकुलेशन कर लिया ना। तो यहां पर क्या है? लो प्रेशर, और यहां पर देखो आपने क्या? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब होता है कि वहां वायु का भार पहले से ही ज्यादा भरा हुआ है, तो फिर ज्यादा भरा हुआ है तो वहां थोड़ी और आग के भरेगी, कम की ओर जाएगी हवा, ठीक है ना, ये नियम होता है। तो हवा चलेगी ऐसे, हवा चलेगी ऐसे, हवा ऐसे चलेगी, और हवा ऐसे चलेगी तो यहां से समुद्र से आर्द्रता जाएगी इधर, और आर्द्रता जाएगी तो वो सीधे सीधे यहां पर हिमालय से क्या करेगी? टकराएगी, और बादल बनेंगे और बरसात हो जाएगी, और टेम्परेचर गिर जाएगा वापस से। इसका मतलब है कि जलवायु को वापस से उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जलवायु को प्रभावित किया कि नहीं किया? किया। और उसके बाद में जैसे ही 6 महीने बीतेंगे, 6 महीने बीतेंगे, दशाएं उलट हो जाएगी। दशाएं उलट कैसे हो जाएगी? क्योंकि अब क्या है कि यहां पर सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, और दक्षिणायन हो जाएगा तो ये स्थलखंड, ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा? अचानक से ठंडा हो जाएगा, और यहां पर ठंडा होने का मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो गया? लो। टेम्परेचर क्या हो गया? लो। तो यहां पर वायुदाब, प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। कब की बात है ये? शीत ऋतु की। किस ऋतु की बात है? ये शीत ऋतु की बात है, ठीक है। ये स्थितियां पैदा हो गई शीत ऋतु में। और यहां पर क्या है? समुद्र। अब वो क्या होगा? समुद्र क्या होगा? यहां पर पहले क्या था? समुद्र में टेम्परेचर क्या था? पहले लो था। अब यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा उसकी तुलना में क्या हो जाएगा? हाई। और हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को ये लिख दिया मैंने, हाई टेम्परेचर, ठीक है। और हाई टेम्परेचर हो गया तो प्रेशर कैसा हो गया? लो प्रेशर हो गया। ये स्थितियां यहां पर हो गई उत्पन्न। अब हवाएं चलेगी ऐसे, ऐसे हवाएं चलेगी। इसका मतलब है कि मानसूनी हवाओं को जन्म देता है स्थल और जल का वितरण, ठीक है। और ये भारत पर लागू होता है, इसलिए लागू होता है कि तीनों ओर से क्या है? जल। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान हवाएं महासागर से स्थल की ओर, और शीत ऋतु में स्थल से महासागरों की ओर चलती है। समझ में आ गया? लिखें? लिखो। ये डायग्राम जरूर बना लेना ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, और समझ में आ जाएगा तो आप बाद में घर जाके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो। स्थल और जल के, स्थल और जल के स्वभाव में अंतर होता है। स्थल व जल के स्वभाव में अंतर होता है। अर्थात, अर्थात
स्थल जल्दी से गर्म होता है, स्थल जल्दी से गर्म होता है, स्थल जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ही ठंडा होता है। जल्दी से ही ठंडा होता है, जबकि जबकि जल अधिक समय में गर्म होता है, अधिक समय में गर्म होता है, वह अधिक समय में ही ठंडा होता है। अतः ऋतु परिवर्तन के दौरान, ऋतु परिवर्तन के दौरान मानसूनी पवनों का जन्म होता है, मानसूनी पवनों का जन्म होता है, मानसूनी पवनों का जन्म होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में, शीत ऋतु में स्थल से जल की ओर चलती हैं, स्थल से जल की ओर चलती हैं, स्थल से जल की ओर चलती हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आपके ये समझ में आ गया कि मानसूनी पवनें क्या होती हैं, 6 महीने के बाद अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं। और उसका रीजन क्या बताया जाता है, स्थल और जल का विभेदी तापमान, स्थल और जल का विभेदी तापमान, दोनों के स्वभाव में तापमान में अंतर है। और अंतर किस कारण से है कि सूर्य की किरणें प्रवेश कितनी गहराई तक कर रही हैं। समुद्र में अधिक गहराई तक प्रवेश करने के उपरांत वो बहुत मोटी परत को गर्म करने में अधिक समय लगाएगी, तो ठंडा होने में भी अधिक समय लगेगा। और स्थल के कम 1 मीटर की मोटाई की जो परत है, लेयर है, उसको कम समय में गर्म करेगी और कम समय में क्या करेगी, ठंडा। इसको कहते हैं विभेदी तापमान, इसको क्या कहते हैं, विभेदी तापमान। नेक्स्ट चलें आगे, कितने कारक हो गए, 5। छठा कारक लिखें, छठा कारक लिखें उच्चावच, उच्चावच। छठा कारक लिखें उच्चावच। देखो, उच्चावच का मतलब होता है धरातल का ऊंचा नीचा स्वरूप, धरातल का ऊंचा नीचा स्वरूप। और ये जलवायु को प्रभावित करता है। और अपन पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु, विश्व के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे, भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और भारत में उच्चावच जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, आप मानचित्र में थोड़ा सा ध्यान दें, आपको याद आएगा कि ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये भाग है पश्चिमी घाट, ठीक है ना। ये जो भाग है, ये वाला भाग है, पूरा का पूरा भाग कौन सा है, पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई, ठीक है ना, समुद्र तल से, समुद्र तल से औसत रूप में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई रखता है। कितने मीटर की ऊंचाई रखता है, 1600 मीटर की रखता है, 1000 मीटर से तो ऊपर है, ठीक है। और ये वाले सारे इलाके हैं, ये सारे इलाके इससे क्या है, नीचे हैं, सारे इलाके क्या है, नीचे। अब ये उच्चावच की दृष्टि से थोड़ा ऊंचा भाग है, तो इधर से अभी आपने कहा था पिछले वाले पॉइंट में कि यहां से मानसूनी पवनें चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, जो कहां से चलती हैं, समुद्र से, ठीक है, जो कहां से चलती हैं, समुद्र से। और ये समुद्र से चलने वाली मानसूनी पवनों को ये पश्चिमी घाट पर्वत क्या कर लेगा, रोक लेगा। और रोककर क्या करवाएगा, बादलों का निर्माण करेगा। ये लो साहब बादल बन गए, क्या बन गए, बादल। और बादल बन गए तो सीधी सी बात है कि अब यहां पर क्या हो जाएगी, वर्षा। इसका मतलब है कि पश्चिमी घाट ने, ऊंचाई ने, उच्चावच ने
धरातल के ऊंचे नीचे स्वरूप ने क्या किया है, मानसूनी पवनों को प्रभावित किया और मानसूनी पवनें प्रभावित हुई, यहाँ पर वर्षा हो गई। और वर्षा जिसको आप कह रहे थे आर्द्रता, जिसमें आपने लिखा था कि जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख तत्व है, और लगातार यदि 31 वर्षों तक ऐसे ही वर्षा होती रहेगी तो ये इलाका जलवायु के नई जलवायु की दशाएं क्या कर लेगा, निर्मित कर लेगा। सही है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में यही एक उदाहरण नहीं है, यदि आप इसका दूसरा उदाहरण, अपन जयपुर के रहने वाले हैं और आप दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ पर है राजस्थान, और राजस्थान में ये है अरावली पर्वत। ये राजस्थान में कौन सा पर्वत है, अरावली। और अरावली पर्वत इधर से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून चलता है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ से जो मानसून चलता है, इस मानसून से अरावली पर्वत से मानसूनी पवनें टकराती हैं और पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर बनते हैं बादल, और बादल बनते ही यहाँ पर क्या होती है, बारिश, वर्षात होती है। इसका मतलब है ये अरावली का पश्चिमी राजस्थान का भाग वृष्टि प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, वृष्टि प्रदेश। वृष्टि प्रदेश का मतलब होता है जहां वर्षा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अब इस 930 मीटर के ऊंचाई के किस पर्वत ने, अरावली पर्वत ने हवाओं को रोका, तो पीछे वाले भाग में मानसूनी हवाएं पहुंचेगी नहीं, तो वहां पर वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में बदल जाएगा। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। यहाँ पर क्या नहीं होगी, वर्षा। और वर्षा यदि 31 वर्ष तक यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है तो फिर वो मरुस्थलीय दशाएं निर्मित कर लेगा, और आपके सामने है, कर भी लिया है, कर भी लिया है। यही स्थिति यहाँ की है। और तीसरा उदाहरण देखें तो यही स्थिति यहाँ की है। ये हिमालय का भाग है, और हिमालय के यहाँ पर दक्षिण में जैसे ही ये पवने आकर यहाँ पर क्या करेगी, टकराएगी, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनकर यहाँ पर क्या होगी, बारिश हो जाएगी। तो ये भी किस में आ जाएगा, वृष्टि प्रदेश में आ जाएगा, ये भी वृष्टि प्रदेश में आ जाएगा। और जस्ट हिमालय का उस ओर का भाग, जो उत्तर का भाग है, जो तिब्बत वाला इलाका है, वो सारा का सारा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। ये भी किस में आ जाएगा, छाया क्षेत्र में आ जाएगा। इसका मतलब है कि भारत में जो पर्वत हैं या पठार हैं, जरूरी नहीं है कि पर्वतीय हो ऊंचा उच्च में, कोई ऊंचा पठार भी हो सकता है, कोई ऊंचा पठार भी हो सकता है। तो उससे टकराने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो उसके पवनामुखी भाग पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, और पवन विमुखी भाग पर वर्षा क्या करती है, कम करती हैं। इसके कारण ये जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। एक उदाहरण बता देता हूं आपको, और एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भाग है मुंबई, यहां पर है मुंबई, ठीक है, ये मुंबई शहर है। और यहां पर एक भाग है, ये वाला भाग है जिसको आप कहते हैं न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ठीक है ना, न्यू मैंगलोर क्षेत्र है। और एक भाग है ये जिसको आप कहते हैं पुणे, और एक भाग है ये जिसको आप कहते हैं बेंगलोर या बेंगलुरु, बेंगलोर, ठीक है, ये बेंगलोर है। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, इन दोनों में से कि इनमें से वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है, वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है, बेंगलोर भी है और पुणे भी है। क्यों है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के किस में है, पूर्व में, और पूर्व में कौन नहीं आता, मानसूनी पवनें नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा है, ठीक है ना। और खड़ा होने का मतलब है कि आर्द्रता इधर नहीं आएगी, और आ भी गई गलती से आ भी गई कुछ मात्रा में, तो वो जैसे ही नीचे उतरेगी, तो आपने भूगोल में पढ़ रखा है ना, क्या रुदोष्म प्रक्रिया से वो क्या हो जाएगी, गर्म होकर आर्द्रता को ग्रहण और करेगी, देने के बजाय क्या करेगी, ग्रहण। तो पूरा का पूरा इलाका शुष्क रह जाएगा और वर्षा नहीं होगी। इसलिए पुणे और बेंगलोर वृष्टि छाया क्षेत्र में है, और मुंबई और न्यू मैंगलोर वृष्टि क्षेत्र में है। इधर की बात करें, पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान वृष्टि क्षेत्र में है, और पश्चिम का इलाका वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इधर की बात करें, पूरा का पूरा तिब्बत का इलाका है। कौन सा इलाका है, तिब्बत, चीन वाला, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है। और इधर नीचे वाले पूरे के पूरे अपने जो गंगा के मैदान के ऊपर के जितने भी हैं और गंगा के मैदानी भाग के राज्य हैं, सारे वृष्टि प्रदेश में है। बताओ कोई समस्या, डायग्राम बनाना इसको, ठीक है, लिखो। पहले डायग्राम बनाओगे क्या, बनाओ, थोड़ा गति के साथ बनाओ, 2 सेकंड में डायग्राम बनता है, ठीक है ना। मेन जो रेखा है वो 2 सेकंड में हो जानी चाहिए, बनाओ।
गति को बढ़ाओ। ये सारी चीजें लिखना, वृष्टि प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, छाया क्षेत्र, वृष्टि प्रदेश, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, बेंगलोर, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी, समुद्र लिखना, ठीक है ना, ये बादल बनाना, वर्षा करवाना, सारा काम करना, ठीक है ना। भूगोलवेता बन गए अब आप, आने वाले समय के भावी भूगोलवेता। बना लिया। चले नेक्स्ट। दो कारकों में आपने दो भागों में बांटा था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला भाग कंप्लीट हो गया, और दूसरा भाग है जिसको आपने कहा था वायु या पवन, वायु व वायुदाब, वायुदाब संबंधी, संबंधी कारक, ये हेडिंग डाल लें। अच्छा, उसमें थ्योरी नहीं लिखाई, लिखो, लिख लो, पहले एक बार थ्योरी लिख लो, डायग्राम ही बनाया था आपने, थ्योरी लिखो उसमें। भारत में स्थित, भारत में स्थित, भारत में स्थित पर्वत व पठार, भारत में स्थित पर्वत व पठार, पर्वत व पठार मानसूनी पवनों के मार्ग में, मानसूनी पवनों के मार्ग में, मानसूनी पवनों के मार्ग में, मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के कारण, अवरोध उत्पन्न करने के कारण, अवरोध उत्पन्न करने के कारण पर्वत व पठारों के, पर्वत व पठारों के पवन मुखी ढालों पर, पवन मुखी ढालों पर, पवन मुखी ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है, पवन मुखी ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है, पवन मुखी ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि पवन विमुखी ढालों पर, पवन विमुखी ढालों पर वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है, वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है। अतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों को, कम वर्षा वाले क्षेत्रों को, कम वर्षा वाले क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, जैसे ब्रैकेट में लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, जैसे पुणे व बेंगलोर, जैसे पुणे व बेंगलोर, तथा
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को, सही है ना, उल्टा तो नहीं लिख रहे ना, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को वृष्टि क्षेत्र, वृष्टि क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे मुंबई व न्यू मैंगलोर, मुंबई व न्यू मैंगलोर। लिख लिया क्या? एक डायग्राम और भी बना ले इसमें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया रहेगा। एक डायग्राम और बना ले आप, ऐसा डायग्राम बनाए, और ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है ना, पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये है मानसूनी हवाएं, मानसूनी पवने जो क्या कर रही हैं, पश्चिमी घाट के ऊपर चढ़ रही हैं, और चढ़ने के उपरांत तापमान क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो हवाएं क्या होगी, सघन होगी, संघनित होगी, बादल बनेंगे, क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनने के उपरांत यहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र है, ये आ जाएगा वृष्टि क्षेत्र में, वृष्टि क्षेत्र, वृष्टि क्षेत्र। और यहाँ ये वाला इलाका हो जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, ये वाला भाग हो जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है ना, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, बना लिया होगा, ठीक है। अब दूसरा कारक, दूसरी हेडिंग डाल लें, वायु व वायुदाब संबंधी कारक, संबंधी कारक, वायु व वायुदाब संबंधी कारक, इसमें ज्यादा कारक नहीं है, 3 ही कारक हैं, ठीक है ना, 3 ही कारक हैं, जिसमें हेडिंग के रूप में आप लिख लें, पहला कारक पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये पहला कारक है, पश्चिमी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो किस प्रकार का कारक है, वायु व वायुदाब संबंधी कारक है, ठीक है। अब देखो, इसको समझना, लिखाने की बात बहुत कम रहेगी, लेकिन समझाने की बात बहुत बड़ी रहेगी, हालांकि ये चीज़ बहुत आगे जाकर, ठीक है ना, बहुत बड़े स्तर से समझाई भी जाएगी, लेकिन एक समझाने के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। पश्चिमी जो विक्षोभ है, पश्चिमी जो विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप सब लोग जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, हालांकि अरब सागर में भी होते हैं, लेकिन अरब सागर में इनकी मात्रा संख्या कम होती है, और बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो विशाखापट्टनम, पारादीप, उड़ीसा वाला जो इलाका है, ठीक है ना, और जो पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका है, उनको सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और प्रभावित करने का मतलब है कि जब पवनें किधर से चल रही हैं, बंगाल की खाड़ी से, तो आर्द्रता लेकर ही तो आएगी, और तट से टकराएगी तो वर्षा करेगी, और वर्षा लंबे समय तक यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे तो उस इलाके की जलवायु नई क्रिएट होगी कि नहीं होगी, और हो भी रही है। आपने कहा है कि समकारी जलवायु है, कौन सी जलवायु है, समकारी। और दूसरा जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ, ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ भी एक चक्रवात का छोटा रूप है, ठीक है। आज से पहले आपको पता नहीं होगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये चक्रवात का ही क्या है, एक रूप है, छोटा रूप है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भाग है। हालांकि ये पढ़ा जाता है कि भारत के भूगोल में सिर्फ भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से भारत प्रभावित होता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो छोटे रूप में, जो
पश्चिमी विक्षोभ के पद चिन्हों पर चलते हैं, ठीक है ना, वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ही भाग को माना जाता है। ये एक तरीके से उसका छोटा रूप है। इसमें थोड़ी सी हवाएं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो गति होती है हवाओं की, उससे थोड़ी सी कम गति होती है किसी पश्चिमी विक्षोभ की। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से चलते हैं? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर वाला जो इलाका है वहां से ये पश्चिम से चलते हैं। और ये चलने का इनके पीछे रीजन क्या बताया जाता है? जेट स्ट्रीम। किसको बताया जाता है? जेट स्ट्रीम। इसके जस्ट आगे ही आने वाला है टॉपिक जेट स्ट्रीम। और भारत में दो प्रकार की जेट स्ट्रीम है, एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम है और एक पूर्वी जेट स्ट्रीम है। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभों को भारत में पहुंचाने का कार्य करती है, जो शीत ऋतु के दौरान घटना घटित होती है। इसलिए कहा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का ही छोटा क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। और इनसे कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर कर पवनें कहाँ पहुंचती हैं? भारत में पहुंचती हैं। भारत में पहुंचते ही वो क्या करेगी? वर्षा करेगी। और उस वर्षा को आप कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। जो कहा जाता है कि भारत में रबी की फसल के लिए स्वर्ण बूंदें, गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानी जाती हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? इसका मतलब है पश्चिमी विक्षोभ भी भारत की जलवायु को कहीं ना कहीं क्या करती है? प्रभावित। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आपने समझ ही लिया। इनकी विस्तृत व्याख्या कहां पर जाकर होगी? नेक्स्ट आगे मानसून पढ़ेंगे तो वहां मानसून में इनकी विस्तृत व्याख्या हो जाएगी। इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ कहां से आते हैं? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर वाले इलाके से आते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल लें, इसको ऐसे ही रहने दें। दूसरा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम हेडिंग डाल के छोड़ दें, एक बार पहले बोर्ड पे ध्यान दें और उसको समझें। जेट स्ट्रीम होती क्या है? देखो, अभी अपन बात कर रहे थे सौभ मंडल की। किसकी बात कर रहे थे? सौभ मंडल की बात कर रहे थे। और सौभ मंडल की ऊंचाई आपने औसत ऊंचाई बताई थी कि सर 13 किलोमीटर होती है, 13 किलोमीटर। और इस 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर सामान्य तौर पर बात करें तो सौभ मंडल में 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग में, ठीक है ना, 7.5 से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई के भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर लहरदार, लहर का मतलब है सांप के जैसे बल खाती हुई लहरदार रूप में ऊपरी वायुमंडल में हवाएं चलती हैं। और उन ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम धारा। बताओ जेट स्ट्रीम धारा कहां चलती है? सौभ मंडल के 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई के भाग में लहरदार रूप में किस दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम धारा कहा जाता है। जेट स्ट्रीम धारा का पहली बार पता किन वैज्ञानिकों ने लगाया? तो आपको पता है कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त को जब बम गिराए गए थे, तो वहां के जो 29B जेट विमानों के द्वारा जब वो बम गिराए गए तो जाते समय जेट विमान आने से कम समय में ही पहुंच गए थे। इसका मतलब है उनको ऊपरी वायुमंडल के अंतर्गत इन जेट स्ट्रीम धाराओं ने, इन हवाओं ने धक्का मारा। और उन जेट स्ट्रीम जो चालक थे, जो विमान चालक थे, उन्हीं ने इसका नाम क्या रखा? जेट स्ट्रीम धारा रखा था। बेसिक सी बात है जानकारी के लिए, ठीक है ना, कि ये नाम कैसे पड़ा। तो ये ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। ध्यान रखना, कभी भी ये नीचे के वायुमंडल में या धरातल के समीप नहीं चलती हैं। इनकी ऊंचाई है 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के भाग में। इनकी गति की बात करें तो शीत ऋतु के अंतर्गत, किस ऋतु में? शीत ऋतु के अंतर्गत इनकी जो गति रहती है वो रहती है 184 किलोमीटर प्रति घंटे। 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है शीत ऋतु में। जबकि यही जेट स्ट्रीम यदि आप ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान इनकी जो गति है वो रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती हैं। ठीक है, ये इनकी रफ्तार होती है। कहीं पर आपको किताबों में इनकी स्पीड ऊपर नीचे मिल जाए तो टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। आज तक सामान्य चीजें पूछी जाती हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है ना, ऐसे कोई गति की बातें नहीं की जाती हैं। ये सिर्फ आपको बेसिक सा ध्यान रखना पड़ेगा। और भारत में दो प्रकार की जेट स्ट्रीम है। पहले तो ये जान लिया आपने कि जेट स्ट्रीम होती क्या है, ठीक है। क्या होती है? ऊपरी वायुमंडल में। किस मंडल में? सौभ मंडल में। कैसे चलती है? लहरदार रूप में, ठीक है। किधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना। और इनकी स्पीड शीत ऋतु में क्या है? 184 किलोमीटर प्रति घंटे। और इनकी स्पीड ग्रीष्म ऋतु में 110। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जेट स्ट्रीम की सर्वाधिक गति किस ऋतु में होती है? क्यों? आप तो
लू वाली जो पवने हैं उनसे फाप खाए हुए हैं, तो आपको तो यही महसूस होगा कि ग्रीष्म ऋतु में ही इनकी हवाएं क्या होती है, तेज। लेकिन वो ऊपरी वायुमंडल का मामला है, नीचे वाला मामला नहीं है, आपको महसूस करना ही नहीं है। आपको तो जो बताया जाए ना वही तैयार रखना है, ठीक है, कि इनकी गति शीत ऋतु में ही सबसे ज्यादा होती है, सर्दियों में। और इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अपने अभी अभी शीतलहर चली है, क्या चली है, शीतलहर, ठीक है ना। और शीतलहर के दौरान अभी अभी माउट की गुंजाइश बनी थी, लेकिन हुई नहीं। माउट हो जाती तो गोल्डन ड्रॉप प्राप्त हो जाती है आपको, किसानों को। आप सारे मध्यम फैमिली से, किसान वर्ग से ही आते हैं, ठीक है। रबी का जो फसल का उत्पादन है वो 1.5 गुना बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है, और वास्तव में ऐसा होता भी है, ठीक है ना। ये प्रकृति का रहस्यमयी घटना है और इसमें ऐसा होता भी है, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भारत में जेट स्ट्रीम है कितनी। दो हैं, एक है पश्चिमी जेट स्ट्रीम और एक है पूर्वी जेट स्ट्रीम। और दोनों ही भारत के मानसून को और भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? देखो, पश्चिमी जेट स्ट्रीम तो चलती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम तो यदि आप भारत के मानचित्र को देखोगे तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम तो ऐसे चलती है, और इधर है भूमध्य सागर, इधर है भूमध्य सागर, ठीक है, और इधर है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। और ऐसे चलती हुई ये भारत में प्रवेश करती हैं, और यहां पर प्रवेश करते ही बादलों का निर्माण होके और यहां पर क्या करती हैं, ये बारिश, वर्षा, इनको ये वर्षा, जिसको कहते हैं मावट, जिनको कहते हैं मावट कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्थिति बनती है, ये दो प्रकार के जेट स्ट्रीम, जो पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम बता रहा हूं, तो इन पश्चिमी विक्षोभों को लाने का काम करता है, तो वो करती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये इसको क्या करती है, धक्का मार के लाती है कि चलो मेरे भारत में और क्या करो, मावट, वर्षा करो, इनका काम है। तो इन्होंने तो क्या किया, पश्चिमी विक्षोभों को लाने का काम किया। इसका मतलब है फायदा ही कर रही है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, ठीक है। दूसरी जो जेट स्ट्रीम है वो है पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसको कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है, और पूर्वी जेट स्ट्रीम आगे जाकर मैं समझाऊंगा। पूर्वी जेट स्ट्रीम है ना, जो ये वाला जो मानसून है, ये वाला जो मानसून है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून, इस मानसून को भारत में लाने के लिए, ठीक है ना, इसका महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है, जो आगे मैं बताऊंगा, जब ये पढ़ाऊंगा ना, पूरा का पूरा नियम पढ़ाऊंगा, तब उसमें समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखो कि पूर्वी जेट स्ट्रीम भी भारत में मानसून को लाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, इसका भी अहम योगदान होता है। यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब मैं थोड़ा सा एक अलग हटके एक चीज और बता देता हूं आपको। 1973 की बातें हैं, 1973, 73, 1973 की बातें हैं। 1973 के अंतर्गत एक भारत में मोनेक्स अभियान चला था। क्या चला था, मोनेक्स अभियान, ठीक है, नाम सुना है क्या आपने, मोनेक्स अभियान। ये चला था भारत के अंतर्गत 1973 में, ठीक है ना, 1973, 1973 में मोनेक्स अभियान चला। और ये मोनेक्स अभियान चलाने वाले जो देश थे वो एक भारत था, और भारत के साथ एक सोवियत संघ रूस था। उस समय 1973 में रूस का विभाजन नहीं हुआ था, रूस का विभाजन होता है 1991-92 में जाके। 1973 में सोवियत संघ रूस, ठीक है ना, ये भारत के साथ था, और भारत ने और सोवियत संघ रूस ने मिलकर, दोनों ने मिलकर भारत में एक मोनेक्स अभियान चलाया था, ठीक है ना। ये मोनेक्स का मतलब अलग अलग है, ध्यान रखना। MO, मोनेक्स, इस MO का मतलब होता है मानसून, इसका मतलब होता है मानसून, और इस EX का मतलब होता है एक्सक्यूड, ठीक है ना, या एग्जीक्यूट, ठीक है ना, ये होता है। ये मोनेक्स अभियान चला था 1973 में, और 1973 में जब ये अभियान चला सोवियत संघ रूस और भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इन्होंने निष्कर्ष जो निकाला था, वो निष्कर्ष ये निकाला था कि हिमालय जो पर्वत है, और इस हिमालय पर्वत पर यहाँ पर है तिब्बत का पठार, यहाँ पर क्या है, तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का पठार है। और जो तिब्बत का पठार है, ठीक है ना, जो तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत के पठार का और जेट स्ट्रीम का भारत के मानसून में अहम योगदान है। इन्होंने कहा था कि प्रारंभिक जो मानसून भारत में आता है उसमें तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। और आधुनिक मतों में इस बात को सिद्ध कर दिया था मोनेक्स अभियान ने। जबकि पहली बार जेट स्ट्रीम के बारे में जानकारी देने वाला भारत में था पी कोटेश्वरम, पी कोटेश्वरम, इसने जानकारी दी थी। लेकिन इसको मोनेक्स अभियान के तहत भारत और सोवियत संघ रूस ने, दोनों ने इसको कन्फर्म किया, निष्कर्ष निकाला और कहा कि प्रारंभिक जो मानसून परिसंचरण है उसमें तिब्बत के पठार का और जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके आगे जाकर मैं डिटेल से व्याख्या करने वाला हूं। बताओ कोई दिक्कत है, लिखा दिया जाए, ठीक है लिखें।
ये डायग्राम बना लिया आप एक बार। ये इधर से चलाना कौन सी स्ट्रीम, पश्चिमी, इधर से चलाना कौन सी, पूर्वी स्ट्रीम। यहां पर लिखना बंगाल की खाड़ी, यहां पर लिखना अरब सागर, यहां पर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर का भाग लिखना, ठीक है, और नाम लिखना पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, और यहां पर बादल बना के माउंट करवा देना, ठीक है, और इधर से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी दर्शा देना यहां पर, जो इस तट को सबसे ज्यादा क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, इस तट को सबसे ज्यादा क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा आते हैं। ये मत कहना सर आपने अरब सागर के लिए नहीं बोला ही नहीं था, आते हैं लेकिन गहनता कम है, गहनता क्या है, कम है। अभी 2014 में आया था लास्ट, ठीक है ना, गुजरात में, अभी विपरजोई आया था ना, विपरजोई बंगाल की खाड़ी से, सही है क्या। डायग्राम को बना ले, कोई अशुद्ध हो तो उसको आप शुद्ध कर लेना, ठीक है। वैसे हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है नहीं अपना, तो नंबर कटेंगे नहीं, निश्चिंत होके चलना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट को अपन कहीं पर भी अधूरा नहीं छोड़ रहे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाया जा रहा है। लिख लिया क्या, बना लिया डायग्राम को, ठीक है। थ्योरी लिखा है इसकी, थ्योरी लिखा दे, लिखो। सबसे पहले हेडिंग डाल लें छोटी सी, जेट स्ट्रीम, परिभाषा लिख लें उसकी, लिखे, इसके बारे में लिखें, सौभ मंडल के ऊपरी वायुमंडल में, सौभ मंडल के ऊपरी वायुमंडल में, सौभ मंडल के ऊपरी वायुमंडल में, सौभ मंडल के ऊपरी वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली लहरदार, लहरदार तीव्र गति की, तीव्र गति की पवनों को, तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है या जेट स्ट्रीम धारा कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आना चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जेट स्ट्रीम की गति, जेट स्ट्रीम की गति, जेट स्ट्रीम की गति ग्रीष्म ऋतु के दौरान, जेट स्ट्रीम की गति ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे, 110 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर्स, 110 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शीत ऋतु में, शीत ऋतु में 184 किलोमीटर प्रति घंटे, शीत ऋतु में 184 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। स्पीड कितनी होती है, 184 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, शीत ऋतु में तेज गति से और ग्रीष्म ऋतु में कम गति से चलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखें, भारत में 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं, भारत में 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं।
भारत में 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं। 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं। 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं। दोनों का नाम लिख लें। पहले नंबर 1 लिखें, पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा, एक लाइन लिखा दूं इसमें, डैश लगा के लिखें, जो, डैश लगा के लिखें, जो पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का कार्य करती है। जो पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का कार्य करती है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा किस ऋतु में चलती है? शीत ऋतु में। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में तो आते हैं। अब ये सारी बातें लिखाने की थोड़ी होती हैं, खुद को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लिखें दूसरी, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा, इसमें लिखें डैश लगा के, जो भारत में मानसून को लाने के लिए जिम्मेदार होती है। मानसून को लाने के लिए जिम्मेदार होती है। लिख लिया? एक छोटी सी हेडिंग लिख लें, मोनेक्स अभियान। छोटी सी हेडिंग लिख लें, मोनेक्स अभियान। मोनेक्स अभियान इंग्लिश में लिखें तो MONEX, मोनेक्स अभियान, ऐसे ही लिख लें आप, मोनेक्स अभियान, MONEX, मोनेक्स डैश लगा के अभियान कर दो। ठीक है, मोनेक्स अभियान। और इसी हेडिंग के सामने लिखते हैं 1973, 1973 लिख दें हेडिंग के सामने। लिख लिया? इसमें लिखें हेडिंग के बाद में लिखें 1973 में, हेडिंग के बाद में लिखें 1973 में भारत व सोवियत संघ रूस, भारत व सोवियत संघ रूस के संयुक्त, भारत व सोवियत संघ रूस के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त प्रयासों से मोनेक्स अभियान चलाया गया। मोनेक्स अभियान चलाया गया। मोनेक्स अभियान चलाया गया, जिसने, जिसने निष्कर्ष के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर बताया, निष्कर्ष के तौर पर बताया कि भारत में प्रारंभिक मानसून, भारत में प्रारंभिक मानसून, भारत में प्रारंभिक मानसून परिसंचरण में, प्रारंभिक मानसून परिसंचरण में, परिसंचरण में, परिसंचरण में तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार व जेट स्ट्रीम धारा का अहम योगदान होता है। जेट स्ट्रीम धारा का अहम योगदान होता है। जेट स्ट्रीम धारा का अहम योगदान होता है। एक नोट डाल के लिख लें, नोट डाल के लिख लें, भारत में जेट स्ट्रीम का अध्ययन करने वाला, भारत में जेट स्ट्रीम का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति
पी कोटेश्वरम, पी कोटेश्वरम, पी कोटेश्वरम है, पी कोटेश्वरम है। बताओ यहां तक कोई समस्या? ठीक है, एक लास्ट कारक और देख लें, फिर उसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो जाएंगे। और जो तीसरा कारक है वो हेडिंग के रूप में डाल लें, ITCZ, ITCZ, और इसको कहते हैं अंतरा, सॉरी अंतः, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, अभिसरण क्षेत्र, ये लिख लें, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये भारत की जलवायु को महत्वपूर्ण तरीके से और भारत के मानसून को भी महत्वपूर्ण तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे करता है डायग्राम में देखो इसको, और इसकी विस्तृत व्याख्या नेक्स्ट होने वाली है जब अपन मानसून की क्रियाविधि पढ़ेंगे ना, एक साल की क्रियाविधि ऋतुओं के अनुसार, तो वहां पर इसकी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन एक बार संक्षिप्त में थोड़ा सा देख लें इसको, ये भारत के मानसून को और जलवायु को दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र, और इस भारत के मानचित्र में यहां पर भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, और भारत के इस बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसको आप कहते हैं करक रेखा, करक रेखा, ये आपकी क्या है, करक रेखा है। और इस करक रेखा के सॉरी इस 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे, और ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब सामान्यतः क्या होता है कि जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर चमकता है, जब सामान्यतः सूर्य कहां पर है, 0 डिग्री के ऊपर, और 0 डिग्री के ऊपर है, तो ITCZ जो मैंने लिखा है ना, ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये क्षेत्र कहां होता है, तो ये क्षेत्र होता है यहां पर, यहां पर, ये ITCZ। इसका मतलब है 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। कितने अक्षांश हो गए टोटल, 10। इन 10 अक्षांशों का जो इलाका है वो ITCZ है। क्या है, ITCZ। इसका मतलब है ये ITCZ का इलाका हो गया, ये ITCZ हो गया। इसको कहते हैं अभिसरण क्षेत्र। अब अभिसरण का मतलब ये होता है जहां पर दो तत्व आपस में टकराएं। अभिसरण किसको कहते हैं, जहां पर दो तत्व आपस में क्या करें, टकराएं। अब दो तत्व चाहे वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। आप में से दो महिलाएं लड़ने लग जाए तो समान तत्व ही हुए ना, और एक महिला और एक पुरुष लड़ने लग जाए तो वो विषम तत्व, लेकिन लड़ तो रहे हैं, अभिसरण तो हो रहा है। ठीक है ना, ये वाला जो अभिसरण है, ठीक है ना, यहाँ पर अभिसरण होता है हवाओं का। किसका होता है, हवाओं का। इधर से इस तरफ से चलती हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, ऐसे। ये कौन सी पवने हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। और इधर से जो पवने चलती हैं, इधर से ये चलते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। और ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने ऐसे यहां आ गई। ठीक है, ऐसे यहां आ गई, तो इस क्षेत्र में आकर दोनों आपस में क्या हो गई, टकरा गई। टकराने को ही कहते हैं अभिसरण। कहां टकराई, अंदर, इसलिए अंतः, अंतः का मतलब अंदर। अंतः उष्ण कटिबंध का मतलब 0 डिग्री पर तापमान ज्यादा रहता है, तो वो उष्ण जलवायु आपने पढ़ी है ना भारत में, तो ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय जोन। मैंने कहा था 0 से 23.5 के बीच में क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय इलाका, तो उष्ण कटिबंधीय। क्या हो रहा है, अभिसरण। कहां हो रहा है, क्षेत्र में, तो ये नाम हो गया इसका, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहां पर हवाएं टकरा गई, और हवाएं टकराकर संवहन के रूप में क्या उठेगी, ऊपर। उड़ जाने दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाद की बातें। ये समझ में आ गया क्या ITCZ कहां है। ये कब की बातें हैं, जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर चमके। लेकिन आपको पता है सूर्य तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, सूर्य तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। यदि ये सूर्य ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहां पर पहुंच गया,
यहां पर पहुंचने का मतलब है कर्क रेखा पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? कर्क रेखा पर पहुंच गया। ऐसे गति करता हुआ, ऐसे गति करता हुआ कहां पहुंच गया? कर्क रेखा पर। अब ये कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, तो आईटीसी जेड भी इसके साथ ही चलता है। आईटीसी जेड भी इसके साथ ही चलता है। क्यों चलता है साथ? क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आईटीसी जेड उठकर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। कहां पर? 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ना, तो आप इसको आप ये माने कि 20 से लेकर जो 25 डिग्री अक्षांश का इलाका है भारत का, ये 20 से 25 डिग्री, यहां पर आईटीसी जेड यहां पर आ जाएगा। आईटीसी जेड यहां पर आ जाएगा। समझ रहे होगे मेरी बात को? अब यहां सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं? सीधी, और सीधी पड़ रही हैं, तो यहां पर टेम्परेचर क्या है? हाई। टेम्परेचर क्या है? हाई। तो मैं यहां पर लिख दूं टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर, HT लिख रहा हूं, हाई टेम्परेचर है। और हाई टेम्परेचर है तो फिर यहां पर प्रेशर कैसा होगा? लो। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं आपसे पूछूं कि हाई टेम्परेचर किस कारण से हुआ, तो आप कहेंगे कि सूर्य की किरणें यहां पर सीधी चमक रही हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कहें तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि आईटीसी जेड यहां आ गया और आईटीसी जेड पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं और तापमान ज्यादा हो गया। तापमान ज्यादा हो गया तो यहां पर वायु दाब क्या हो गया? कम, प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब है यह वायु का अभाव है, वायु का अभाव। अब यहां वायु आएगी चाहे कहीं से भी आए, आना पड़ेगा, हवा को आना पड़ेगा। अब वो कहां से आएगी वो भी अपन निर्मित करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ यहां से ये पवने कौन सी चल रही थी? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। अब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, ये बीच की लाइन है 0 डिग्री। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जैसे ही इस 0 डिग्री पर प्रवेश करती हैं, प्रवेश करते ही ये अपने मार्ग को बदल लेती हैं। ऐसे जैसे ये ऐसे आई और ऐसे आते ही 0 डिग्री पर टकराएगी, अभिसरण होगा, और अभिसरण होते ही ये क्या करेगी? मूव कर लेगी। और यहां पर 0 डिग्री पर आते ही कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो किधर हो जाती हैं? उत्तर पूर्व में। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या चलेगी? हवाएं। अब ये हवाएं चलेगी तो हवाएं कहां चलेगी? आईटीसी जेड की ओर। क्यों? आईटीसी जेड पर तापमान ज्यादा तो वायुदाब क्या था? कम। अब ये हवाएं ऐसे चलेगी, आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ेगी और आईटीसी जेड पे चली जाएगी, और आईटीसी जेड पे यहां पर पहुंच गई और यहां पर इसका सामना हो गया हिमालय पर्वत से, और हिमालय पर्वत से टकराएगी और टकरा कर क्या कर देगी? बरसात। इसका मतलब यह हुआ कि सारा खेल आईटीसी जेड का है। किसका है? आईटीसी जेड का। आईटीसी जेड सूर्य के साथ चलता है। किसके साथ चलता है? सूर्य के। और आईटीसी जेड एक निम्न वायुदाब का गर्त होता है, क्षेत्र होता है। हमेशा ही ध्यान रखो, सारी रामायण को छोड़ो, आप एक बार शब्द ही रट लो, क्या कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया, लेकिन नहीं भी समझ में आए तो एक शब्द को रट के रखो कि आईटीसी जेड निम्न वायुदाब का एक गर्त होता है, क्षेत्र होता है, जहां पर हवा कहीं से भी चल के आएगी, लेकिन आएगी। और वो कहां से चल के आएगी? आपके सामने स्थितियां सामने हैं कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पार करती हैं, तो कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ जाती हैं और आईटीसी जेड के ऊपर चलती हैं। यहां सामना हो जाता है किसका? हिमालय का। और यहां पर टकराती हैं और बादल बनते हैं और बारिश के रूप में यहां पर प्राप्त हो जाती है। और ये जो आईटीसी जेड की संकल्पना है, इस संकल्पना को कहते हैं गतिक संकल्पना, क्योंकि सूर्य के साथ ये क्षेत्र क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए इसका नाम है गतिक संकल्पना। और ये संकल्पना देने वाला विद्वान है फ्लोन महोदय। कौन महोदय? फ्लोन, ठीक है ना। इस संकल्पना को प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति फ्लोन महोदय, फ्लोन महोदय ये व्यक्ति है। बताओ कोई समस्या? बताओ भारत की जलवायु प्रभावित होगी कि नहीं होगी? यदि 31 वर्षों तक यही क्रियाविधि रहेगी तो नई जलवायु क्या हो जाएगी? निर्मित, और हो रखी है, ठीक है ना। आज से नहीं चालू है ये काम, कई वर्षों से हो रहा है। इसको भी लिख ले आप। डायग्राम बनाओगे पहले? पहले आप एक बार थ्योरी लिख लें, बाद में डायग्राम बना लेना, ठीक है। मेरा काम कंप्लीट हो जाए आप बना लेना। फिर लिखें आईटीसी जेड अंत उष्णकटिबंधीय बेसन क्षेत्र, ये हेडिंग डाल रखी है ना आपने, इसमें लिखें ग्लोब में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड, NL लिख लिया करो शॉर्ट में, NL नॉर्थ लैटिट्यूड, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र,
5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र एक निम्न दाब का, एक निम्न दाब का, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसे ITC-Z कहा जाता है, जिसे ITC-Z कहा जाता है, ITC-Z कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन के दौरान, ऋतु परिवर्तन के दौरान, ऋतु परिवर्तन के दौरान, ऋतु परिवर्तन के दौरान या सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के कारण, दक्षिणायन के कारण ITC-Z भी, ITC-Z भी, ITC-Z भी उत्तर व दक्षिण की ओर, ITC-Z भी उत्तर व दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसी कारण से ITC-Z को, इसी कारण से ITC-Z को फ्लोन महोदय ने, फ्लोन महोदय ने, आदप है, फ्लोन महोदय ने गत्यात्मक संकल्पना, फ्लोन महोदय ने गत्यात्मक संकल्पना कहा है, गत्यात्मक संकल्पना कहा है। एक छोटी सी हेडिंग डाल लें भारत के संदर्भ में ITC-Z, ऐसे हेडिंग डाल लें भारत के संदर्भ में ITC-Z, भारत के संदर्भ में ITC-Z। ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ग्रीष्म ऋतु के दौरान ब्रैकेट में लिखें मध्य जून, ब्रैकेट में लिखें मध्य जून, मध्य जून, 15 जून, मध्य जून, लिख लिया। ब्रैकेट के बाद में लिखें ITC-Z, ITC-Z गंगा के मैदान पर, गंगा के मैदान पर गंगा के मैदान पर ब्रैकेट में लिखें 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ब्रैकेट में लिखें 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ब्रैकेट के बाद में लिखें शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और इसी ऋतु में अरब सागर पर उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब कायम रहता है। अतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, अतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पार करने के बाद, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पार करने के बाद, पार करने के बाद
पार करने के बाद कोरियालिस प्रभाव, कोरियालिस प्रभाव से, कोरियालिस प्रभाव से अपनी दिशा को, अपनी दिशा को विक्षेपित कर, विक्षेपित कर, विक्षेपित कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं, जिनसे, जिनसे हिमालय पर्वत के टकराने से, जिनसे हिमालय पर्वत से टकराने से, हिमालय पर्वत से टकराने से वर्षा प्राप्त होती है, वर्षा प्राप्त होती है। कल पढ़ेंगे मानसून की क्रियाविधि। ठीक है, आप इस डायग्राम को बना लें।